नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्या ऑनलाइन ऑल स्टडी में। अभी हम लोग 10th क्लास के साइंस के लगभग 750 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज को देखने वाले हैं। एक बात आप याद रखें, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और साइंस में चाहते हैं कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं टिक करूं, तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगले कुछ दिनों में इसके सभी सीरीजों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेकर के आया हूं। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से आगे जानेंगे। आज की क्लास में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं हल कराने वाला हूं, जो साइंस के तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से सम्मिलित किया गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया है। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यदि आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो आइए समय की देर न करते हुए हम लोग उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। तो साइंस के पहला ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हीलियम कैसा तत्व है? तो याद रखेंगे, हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एक अक्रिय तत्व है। फिर अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। फिर अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए ये एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, -OH का क्रियाशील मूलक है। OH ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, एकल बंध OH। फिर अगला को प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाले भोजन के लिए एक प्रक्रिया है, जिसके तहत पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखता है। जैसे अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ध्यान रखेंगे, ATP के टूटने से लगभग पौधों में ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 केजी जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल प्रति मोल। इतनी पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ATP के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दयालिन, बायालिन, दयानिलय, बायानिलय। अगला प्रश्न, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। तो प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब पूछे तो 120 mmHg। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्ता से होता है। वाष्प का उत्सर्जन पत्ता से होता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक अर्थात अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा, अपोहन अर्थात डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन को अलग कर लेता है। अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन
अपशिष्ट उत्पादों से नाइट्रोजन को अलग कर लेता है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है जो कि अलैंगिक जनन की एक प्रकार है। अलैंगिक जनन के 4 प्रकारों में से एक प्रकार है मुकुलन जो हाइड्रा में पाया जाता है, जिसमें कलिका फूट करके बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर, जो कि स्नेल का भी नियम है। स्नेल के नियम का सूत्र भी होता है साइन आई बट्टा साइन आर, और ये किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान भी होता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में दाढ़ी का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऐसा भी पूछा जाता है अवतल दर्पण में कहाँ जब व्यक्ति बैठता है जब दाढ़ी बनाना होता है, तो ध्यान रखिएगा ध्रुव फोकस एवं ध्रुव पी के बीच में जब आदमी बैठता है तो उसका काल्पनिक सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है, जो कि पीछे की तरफ जब मिलाया जाता है डॉट डॉट के द्वारा तो ऐसा प्राप्त होता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा नीचे झुकती है। स्पेक्ट्रम में इंद्रधनुष में बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकाव करती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है? तो प्रतिरोध R बराबर होता है V बट्टा I, विभवांतर बट्टा I विद्युत धारा, R बराबर V बट्टा I याद रखेंगे। अगला प्रश्न डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। डायनेमो से डीसी और एसी दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा ये ईंधन का स्रोत नहीं है। ये नाभिकीय ऊर्जा बम विस्फोटों के द्वारा या नाभिकीय विखंडन के द्वारा ये प्राप्त होती है। ये ईंधन का स्रोत नहीं है। अब ईंधन का स्रोत लकड़ी, गोबर गैस, कोयला है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है पायुर्वेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। पायुर्वेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऊर्जा निर्माण होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऐसा प्रश्न बार बार आता है, तो ध्यान रखिएगा लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न किसी बिंब अर्थात वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो समान प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वक्ता केंद्र में रखना होगा। ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस में पूछा जा रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए। अगर उत्तल लेंस दे या अवतल दर्पण दे उसमें तब समान प्रतिबिंब प्राप्त होती है वस्तु के आकार की जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है।
अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर या न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, Fe 26। फिर कहता है कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान है। तो लाल लिटमस को लाल को नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा, वो ध्यान रखिएगा, क्षार होगा या क्षारीय होगा, भस्म होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा। तो कह रहा है कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH 1 नहीं हो सकता, 5 और 4 नहीं हो सकता, 10 होगा, जो कि 7 से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या तो 18 होती है। वर्गों की संख्या 18 आधुनिक आवर्त सारणी में, एवं ध्यान रखेंगे 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग हुआ करते हैं। अगला प्रश्न है एकल बंध CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंध CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, IR²। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को IR² निरूपित नहीं करता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो विद्युत जनित्र। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस मशीन को हम विद्युत जनित्र के नाम से जानते हैं। उसका लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो ऑक्सीजन Ca, जो कि CaO काली चूना भी बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय भी होता है, Ca। अगला प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र। इथेन, मीथ, एथ 2 नंबर पर आता है और एथेन तो C2H6। इसमें ध्यान रखिएगा, कहता है इसमें एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजी बंध है। तो 7 सहसंयोजक बंध हो जाएंगे, 7 सहसंयोजक बंध हो जाएंगे। आइए एक बार दिखा देते हैं, C और इसकी तीनों तरफ H हो जाएगा, H और यहाँ भी H, फिर ऊपर भी H, इधर भी H और नीचे भी H। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने सहसंयोजी बंध हुए। तो ध्यान रखेंगे 7 सहसंयोजी बंध हुए। अगला प्रश्न है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन होता है 3। ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि एक ओजोन के परमाणु में 3 ऑक्सीजन। अगला मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से, वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेपस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं, ध्यान रखेंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है, जो कि एक अलैंगिक जनन की विधि होती है। अलैंगिक जनन की ऐसे 4 विधि होती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट,
एकल वंद COOH अभिक्रियामूलक को क्या कहते हैं? तो ये एक अम्ल है, ध्यान रखेंगे, ये एक अम्ल होता है COOH। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O होता है, ध्यान रखेंगे, 6CO2 और प्लस 12H2O आफ्टर रिएक्शन C6H12O6, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है निकलता है जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी का कारण रोग होता है। तो मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिकतम तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ये खतरा का संकेत भी होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वाट को विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक यूरेनियम यू होता है। यू का परमाणु संख्या ऐसे 92 होता है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम, इसके एक अणु जो होते हैं जब विखंडन होंगे तो 3 में टूटेंगे, और 3 अणु जो होंगे फिर टूटेंगे तो 3 में टूटेंगे। ऐसे ही नाभिकीय विखंडन की क्रिया यूरेनियम में बनी रहती है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की गर्मी इसी कारण बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण फैलाती है। ये जितना ही ज़्यादा फैलेगी शरीर की, हमारे पृथ्वी के लिए उतना ही खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग उतना ही बढ़ेगा। तो आज के इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम रहने देते हैं। आगे और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बारी बारी से हम लोग जानेंगे। यदि आप इन ऑब्जेक्टिव सीरीज को पूरा देखते हैं तो ये विश्वास रखिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस में छूटने वाले नहीं हैं। तो आइए इसी आशा के साथ आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।